4PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी के दो बयानों ने यह साबित कर दिया कि आखिरकार अपोजिशन लीडर क्या होता है और अगर अभी किसी भी हालात के अनुसार सरकार गिरती है, बनती है, तो राहुल गांधी भविष्य में पीएम बनने जा रहे हैं। या एक पत्रकार तो कह रहे थे कि जो शैडो कैबिनेट होती है, इसके बारे में पहले कभी हमने आपको विस्तार से बताया था कि जो विपक्ष लोग होते हैं उनका भी एक प्रधानमंत्री चुना जाता है। बस ये समझ लीजिए, जो प्रतीकात्मक होता है, ऐसा नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन जाता है। राहुल गांधी को अब वो बनाने की बात भी चल पड़ी है। बात यह है दोस्तों कि जिस राहुल गांधी को आप कभी पप्पू के नाम से बताया करते थे, आप कभी यूं कहा करते थे कि जनाब ये तो पप्पू हैं, इनके बस की तो कुछ नहीं, उसके दो बयानों ने मोदी जी को देश में पीछे धकेल दिया है विचार विमर्श के एतबार से। आज हर जगह राहुल गांधी का जिक्र है। वो दो बयान क्या हैं? वो दो बयान कुछ नहीं है, देश की बुनियादी सवाल उठाने वाला एक अपोजिशन लीडर, कांग्रेस आई का नेता है, जिसने तमाम जो गठबंधन के लोग हैं उनके अंदर भी एक जोश ऐसा पैदा कर दिया है कि अभिषेक बनर्जी जब ओम बिरला से बात कर रहे थे तो उनकी आंख में आंख डालकर बोल रहे थे कि आपको बुरा लगता है कि जिसके जो सदन में ना उसके सामने बात की जाए। फिर ममता बनर्जी के बारे में आप बात क्यों करवा रहे थे? फिर आप पंडित नेहरू के बारे में बात क्यों करा रहे थे? करा नहीं रहे थे, ये मैं बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ये तो 2016 की बात चली गई है नोटबंदी की, तो उन्होंने कहा कि आप तो इमरजेंसी की बात भी करा रहे थे, खुद भी कर रहे थे बल्कि ओम बिरला। बात यह है कि अभिषेक बनर्जी जैसे और अखिलेश यादव जैसे नेता जब आए हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी है। मैं राहुल गांधी का जिक्र करने क्यों आया दोस्तों कि एक तो आदमी वो है विपक्ष का नेता जो देश के अग्निवीर का, देश के किसानों का और तमाम जाति जनगणना के आधार पर कमज़ोर लोगों की बात कर रहा है, और एक तरफ सत्ता पक्ष जुगाड़ के साथ सरकार बना करके नफरतों की और जातियों के बारे में गाली गलौज की बात कर रहा है। हैरत की बात है कि प्रधानमंत्री जी भी तारीफ कर देते हैं उस आदमी की। बहरहाल, तो एक नरेशन तो है हिंदुत्व का, एक नरेशन तो है नफरत का, एक नरेशन तो है बांटने वाला विचार और एक नरेशन है जोड़ने वाला विचार, लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पहचान करके उनकी बात को कहने वाला विचार। अग्निवीर के और किसान के बारे में अगर दो बात भी आप पकड़ें, मैं जाति जनगणना पर भी आऊँगा, तो राहुल गांधी के बारे में देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सरकार अभी नहीं गिर रही। आपके बारे में जो कोई भी लोग बताते रहें, लेकिन जल्दी से इसमें कोई दो राय, कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर कहीं नीतीश कुमार, नायडू, कोई भी XYZ 6 महीने में, साल भर में कोई खतरा पैदा अगर सरकार की तरफ हो जाता है, तो आप यकीन मानिए जितनी तेज़ी से नाम राहुल गांधी का इलेक्शन के बाद उभरा है, मैं इलेक्शन के दौरान भी नहीं कह रहा हूँ, हालांकि उस ज़माने में भी वो यात्रा निकाल करके वाकई देश के हीरो बन गए थे, लेकिन राहुल गांधी के इन दो बयानों ने, दो भाषणों ने वो जो हिंदुत्व की पिच पर आकर उनके साथ खेले हैं और उसके साथ साथ उन्होंने धर्म के साथ साथ जो है बातें की हैं बुनियादी सवालों की, इन दो बयानों ने राहुल गांधी को यकीन मानिए इमेजिनरी एक प्रधानमंत्री बना दिया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पर्सनली मैं भी उनको इस रूप में नहीं देख पा रहा था। मुझे लगता यह था कि अभी और परिपक्व होने की ज़रूरत है, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, ये कोई हम उसके स्पोक्स पर्सन बन के बात नहीं कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर उसके व्यूज़ आ रहे हैं, और मोदी जी को 3% का सिर्फ वोट मिल रहा है, 85% वोट कांग्रेस का राहुल गांधी बटोर कर ले जा रहे हैं। इस बात से पता चलता कि गोदी मीडिया के गोरिल्ले कितने भी बातें करते फिरें, कितना भी शोर मचाते फिरें, लेकिन राहुल गांधी की स्वीकार्यता को कम नहीं कर पा रहे हैं। कुदरती तौर पर राहुल गांधी हीरो बनते जा रहे हैं, कुदरती तौर पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत सारे काम कर दिए। दो भाषणों का जिक्र ओबीसी में, एससी में, दलितों में, मुसलमानों में, कमज़ोरों में, सब में गया, लेकिन किसानों के अंदर जो जिक्र है, राहुल गांधी को एक उम्मीद के आराम से देख रहे हैं। अग्निवीर और ये जाति जनगणना के एतबार से जो नीतीश कुमार ने ही शुरू किया था, लेकिन राहुल गांधी ने अपने पुरखों की, अपनी पुरानी कांग्रेस की सरकार की गलतियों को का तदारुक करते हुए जो देश के सामने एक विजन रखा है, उससे लगने लगा है। अच्छा, एक बात और भी है, देखिए हमारा बजट 52 लाख करोड़ का है या 48 लाख करोड़ का, छोड़ दीजिए, कम ज़्यादा उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ईमानदारी की बात ये भी तो है ना कि ये बजट 2011 के सेंसस के एतबार से डिस्ट्रीब्यूट आप कैसे कर सकते हैं? आपको मालूम क्या है कि कितने लोग मरीज़ हैं? भाई इलाज तो जब ही होगा ना।
अब ये एक तो गणना और ऊपर से जाति जनगणना, ये जब हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है कि उन लोगों को ये जो रिसोर्सेज हैं जितने भी हैं, कम या ज़्यादा, वो जब बटेंगे तो उन लोगों की स्ट्रेंथ आएगी या नहीं आएगी। फिर वही लोग सीधी कमर से खड़े हो जाएंगे जो लोग लाइनों में खड़े हैं, जो लोग रोटी के लिए परेशान हैं, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल में उम्मीद कर सकते हैं आप, ये जो दुनिया भर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में, अब तो बड़े बड़े शहरों में भी आ गए हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि गरीब आदमी का इलाज वहाँ हो जाए? कोई योजना ऐसी आती है, जैसे कि चिरंजीवी योजना अभी राजस्थान में अशोक गहलोत लाए थे, जिसे आप लोगों ने ही दरकिनार कर दिया। क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि जहाँ पर टाटा बिरला का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, वहाँ पर एक गरीब का बच्चा भी पढ़ जाए? इसमें कोई दिक्कत होगी? भाई स्कूलों की संख्या कम है तो बढ़ जाएंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल तो है ना। आपने राइट टू एजुकेशन के माध्यम से भी तो कुछ कोटा रखा है ना, 2, 4, 10, 5 एडमिशन हर स्कूल में हो जाते हैं ना। वो 8वीं तक बिना पैसों के पढ़ जाता है, कुछ अच्छा उसको मिल जाता है। और जो सरकारी स्कूल हैं उनकी भी पोजीशन बन जाएगी जब सब एक से हो जाएंगे। कुछ केजरीवाल ने काम करके दिखाया, फ़ायदा हुआ ना, मोहल्ला क्लिनिक से फ़ायदा हुआ ना थोड़ा बहुत। यही वजह है कि वहाँ का कमज़ोर तबका वोट देता है, लेकिन जो वहाँ का 15% या 10% जो आला तबका है, आला ही कह दूंगा मैं तो उन लोगों को, वो लोग केजरीवाल को एक फूटी आँख नहीं देखते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि देखिए, देश के अंदर तो इस स्रोत पर, इनके मौक़ों पर सभी का हक़ है। ऐसा नहीं है कि लाइन में सब खड़े मर जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि टाटा बिरला फ़कीर बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है भाई। अरे उनको उनके हिस्से का कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ हज़ार मिल जाएगा, जैसे 8,500 कहे थे। जब आपको याद होगा, शायद मेरे ख्याल से पैंडेमिक, जब ये पैंडेमिक आया था जब की बात है, या शायद नोटबंदी के बाद की बात है, हाँ 2019 के पहले की बात है, उसने कहा था राहुल गांधी ने कि मार्केट के अंदर बूम लाने का तरीका ये है कि 72,000 रुपये सालाना, शायद 6,000 रुपये पर मंथ, हर एक कमज़ोर को अगर मिल जाएंगे तो वो अपनी ज़रूरतों का सामान लेने लोकल मार्केट में जाएगा, वॉलमार्ट में नहीं जाएगा, सुपर मार्केट में नहीं जाएगा। वहाँ पर वहाँ का जो MSME है ना, छोटे छोटे कारखाने, उनसे जब वो ख़रीदारी करेगा तो वहाँ डिमांड बढ़ जाएगी, वो कारखाने का मुंह खुल जाएगा। वहाँ लोग भी, मजदूर भी काम करते हैं, छोटे छोटे कारखाने थे। नो डाउट वो बहुत ही तरीके से नहीं बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो MSME तो बहुत बड़ी रीढ़ है ना देश की अर्थव्यवस्था की। वहाँ डिमांड बढ़ती, वहाँ पे माल बनता, कुछ मजदूरों को वहाँ भी काम मिलता, तो इस तरह से वहाँ पर जो है ना वो पैसा आकर जो है मार्केट में घूम जाता, तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती। तो ऐसी बात अगर पता चल जाए कि भाई कितने जो हैं SC हैं, कितने जाटव हैं, कितने जो है मुस्लिम हैं, कितने OBC हैं, कितने कुर्मी हैं, ये मतलब जो भी अति पिछड़ा महादलित हैं, सब लोग जो भी हैं, तो कोई बुराई है? वो एक ऐसी बात लेकर के आया बंदा जिसे प्रधानमंत्री पद का भी लालच नहीं है, जिसे अपोजिशन लीडर का भी लालच नहीं है। वो आदमी ज़मीन पर है, वो चाहे तो अपने आराम से ज़िंदगी गुजार सकता है दोस्तों, लेकिन उसके 2 भाषणों ने उसको प्रधानमंत्री आज का बना दिया है, मान लीजिएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।